Hello everyone, welcome you all in this live session of stroke. I am डॉक्टर नेहा वर्मा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आज का सेशन हमारा स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारी पर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्ट्रोक एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। यदि हम इसके एपिडेमियोलॉजिकल डेटा की बात करें तो मृत्यु दर के हिसाब से विश्व में इसका दूसरा एवं डिसेबिलिटी के आंकड़ों के हिसाब से यदि हम देखें तो विश्व में इसका तीसरा स्थान है। यह बीमारी प्रायः ग्रामीण अंचल में हमें ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू शहर। एज रूरल एरिया में हमें ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू अर्बन। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारी डेवलपिंग कंट्रीज में हमें ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। जैसे हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, तो इसका अगर हम रेट देखें स्ट्रोक का तो ये इंडिया में एज कंपेयर टू अमेरिका ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं वास्तव में ये स्ट्रोक होता क्या है। व्हाट इज स्ट्रोक एक्चुअली? तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रोक की डेफिनेशन यानी कि उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। व्हाट इज स्ट्रोक एक्चुअली? So if I define stroke, so the definition of stroke is these are clinical signs which are present due to focal disturbances of cerebral function for more than 24 hours. I repeat the definition again. These are rapidly developing clinical signs of focal disturbances of cerebral functions for more than 24 hours. यानी कि सेरिब्रल फंक्शंस में फोकल डिस्टरबेंसेस होने की वजह से जो क्लिनिकल साइंस आते हैं, जो क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोक। अब यहां पर मैंने एक टर्म यूज किया है, मोर देन 24 आवर्स। इसका क्या मतलब है? तो इसका भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक और टर्म होता है जिसे हम TIA कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ये क्या होता है? अगर मैं आपको ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक के बारे में बताऊं तो आई कैन डिफाइन इट एज इट द स्ट्रोक फॉर लेस देन 24 आवर्स कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। यानी कि अगर उसको स्ट्रोक 24 घंटे से कम के लिए हो रहा है तो फिर हम उसको TIA में कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर उसको ये सिम्टम्स 24 घंटे से ज्यादा आ रहे हैं तो फिर हम उसको स्ट्रोक में कंसीडर करते हैं। अगर हम बात करते हैं रिकवरी की, तो TIA के केस में रिकवरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्ट्रोक के केस में रिकवरी थोड़ी डिले होती है एज कंपेयर टू TIA। तो आइए हम जानते हैं वास्तव में हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या चल रहा है, ऐसी क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन एवं ग्लूकोज की जरूरत होती है। ये ऑक्सीजन सप्लाई, ये ग्लूकोज सप्लाई हमारी सेल या टिश्यू या किसी ऑर्गन को ब्लड के थ्रू मिलती है। तो इसी तरह से हमारे ब्रेन का भी टिश्यू होता है, उसे भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कारणों की वजह से ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है या जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोई रुकावट आ जाती है, या तो उनमें कोई थ्रोम्बस जाके फंस गया, कोई एम्बुले जाके फंस गया, या फिर आर्टरी रप्चर हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आगे का सेल टिश्यू होता है ब्रेन का, उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल नहीं पाती, और जब उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ब्रेन सेल की डेथ हो जाती है।
और जैसा कि आप जानते हैं, जो आपका ब्रेन होता है वो आपके बॉडी का मेन कंट्रोल ऑर्गन होता है। दिस इज द मास्टर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तो इसी की वजह से क्या होता है, बॉडी के सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं और स्ट्रोक हो जाता है। यहाँ पर एक और टर्म लिखा हुआ है CVA, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, CVA स्ट्रोक व्हाट इज दिस। तो हम ऐसे कह सकते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, यानी कि ब्रेन को सप्लाई करने वाली वेसल्स में कोई भी एक्सीडेंट हुआ इन द सेंस हैमरेज, तो उसकी वजह से जो क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे उन्हें हम कंसीडर कर सकते हैं स्ट्रोक में। ओके, नाउ अब हम ये देखते हैं कि स्ट्रोक की प्रोग्नोसिस क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्नोसिस शब्द का मतलब क्या होता है। तो जब भी हम किसी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है कि हम ये जानें कि इस पर्टिकुलर बीमारी का क्या कोई इलाज है, क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है, अगर हो सकती है तो कितने टाइम पे हो सकती है, इसका इलाज क्या है। ये एक जिज्ञासा होती है और होनी भी चाहिए। तो अगर हम स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रोक का प्रोग्नोसिस क्या है, क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है, क्या इसके कोई बचाव के उपाय हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द प्रोग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक, so we can say that the fully recovery of stroke happens within 6 months, but some experts says the time may vary to 2 years also. प्रायः यह देखा जाता है कि स्ट्रोक के केस में जो रिकवरी होती है वो 6 महीने के अंदर हो जाती है, अगर उसका प्रॉपर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कराया जाए, उसको प्रॉपर मेडिकल अप्रोच दिया जाए, तो स्ट्रोक जैसी बीमारी का ट्रीटमेंट है पॉसिबल और उसकी रिकवरी भी हो सकती है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसकी रिकवरी होने में आपको 2 साल का समय लग सकता है, क्योंकि जो ब्रेन टिश्यू की हीलिंग होती है उसको लगभग 2 साल तक लग सकते हैं। तो दिस टाइम में वेरी फ्रॉम 6 मंथ टू 2 years। अब प्रश्न यह आता है कि अगर स्ट्रोक का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, फिर अभी हमने डेटा में देखा, फिर इसका मोर्टेलिटी रेट इतना हाई क्यों है, क्यों इतनी सारी डेथ होती है। मैंने अभी आपको डेटा जब बताया था, फिर मैंने ये बताया था ये मृत्यु दर का दूसरा कारण है। मृत्यु दर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका दूसरा स्थान है। तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इसका दूसरा स्थान है, अगर इसका इस तरह से रिकवरी हो सकती है। तो उसका उत्तर यह है कि लोगों को अज्ञानतावश ये पता ही नहीं होता। कई बार लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट है भी, या फिर उनको ये नहीं पता होता कि हम उनको कैसे रोक सकते हैं। क्या कोई ऐसा हमें साइन पहले से मिल सकता है कि हम उस कंडीशन में अगर उसको ट्रीटमेंट दे दें तो क्या स्ट्रोक को रोका जा सकता है। तो लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है, उनको पता ही नहीं है। और कई बार लोगों को ये भी पता नहीं होता कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है जिनकी वजह से स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है, ये कितना खतरनाक हो सकता है। कई बार लोगों को ये नहीं पता होता है। तो आज मैं मेरे इस सेशन में इसी विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। स्ट्रोक के कारण क्या हैं, वो कितना खतरनाक हो सकता है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो आइए हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी। व्हाट इज इटियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक। तो सबसे पहले तो आपको इटियोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए। इटियोलॉजी क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं इटियोलॉजी, तो इसका मतलब होता है कि ऐसे क्या क्या कारण हैं जो स्ट्रोक को लीड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो 5 रीजन होते हैं जो स्ट्रोक जैसी बीमारी को कॉज कर सकते हैं। इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, हेमरेज, इस्चेमिया एंड एम्बोलाई, ये 5 बेसिक रीजन होते हैं
जिनकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। तो आइए हम एक एक करके इटियोलॉजी के ये 5 पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एथिलोस्क्लेरोसिस। ये क्या होता है? वास्तव में अगर हम एथिलोस्क्लेरोसिस की बात करें, इफ आई वांट टू डिफाइन एथिलोस्क्लेरोसिस, देन दिस इज थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मिडल एंड लार्ज वेसल्स वॉल ड्यू टू फैट। मतलब फैट की वजह से जो हमारी लार्ज या मिडिल ब्लड वेसल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। देन अगेन ब्लड सप्लाई हैम्पर होती है। सेकंड, hypertension. What is hypertension actually? If I want to define hypertension, then the pressure created on the walls of the blood vessels by the blood. This is called blood pressure. But when this pressure is very high, then the condition can be considered as hypertension. All of we know that the normal value of blood pressure is 120 by 60 mm of Hg. But if that is 160 by 95 more than this, then this condition may be considered as hypertension. जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, आए दिन बढ़ने लगता है, तो वो कंडीशन भी स्ट्रोक को लीड कर सकती है। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन से वास्तव में स्ट्रोक कैसे हो सकता है। और ये इतनी जेन्युइन कंडीशन है और इसको लोग मोस्टली इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है एक्चुअली क्या होता है। जब हाइपरटेंशन होता है, आप किसी बलून को ले लीजिए, ठीक है ना, आप उसे रोज फुलाइए, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसे फुलाएंगे और बलून फूट जाएगा। तो सेम कंडीशन हाइपरटेंशन में होती है। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आपकी आए दिन की कहानी हो जाती है, आपका बीपी हाई ही रहता है, तो जो आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल हैं वो भी स्मूथ मसल की बनी हुई होती हैं। तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है वॉल्स फट जाती है, देन इट मे लीड टू स्ट्रोक। नाउ हेमरेज। व्हाट इज हेमरेज? If I want to define hemorrhage, then this is the oozing out of blood from a blood vessel. So this is the definition of hemorrhage. मतलब जब कोई ब्लड वेसल में से ब्लीडिंग होती है तो हम उसको हेमरेज कहते हैं। इट मे बी वेदर एक्सटर्नल और मे बी इंटरनल। ये ब्लीडिंग आपकी एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। इसी तरह से हमारी ब्रेन में भी सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती हैं, उनमें अगर हेमरेज हो जाता है, अगर वो आर्टरी बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, तो क्या होता है, जो ब्लड होता है वो वहीं पे इकट्ठा होने लगता है और जब वो वहां पे एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो आगे के जितने भी टिश्यू होते हैं ब्रेन के वो इफेक्टेड हो जाते हैं और अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, फिर हमें सिम्टम्स आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉज इज एम्बोलाई। सो व्हाट इज एम्बोलाई एक्चुअली? इफ आई वांट टू डिफाइन एम्बोलाई, देन इट मे बी अ पीस ऑफ एयर बबल, इट मे बी अ पीस ऑफ फैट, इट मे बी अ पीस ऑफ थ्रोम्बस which may lose the blood vessels supplying the brain। मतलब हमारे ब्लड स्ट्रीम में कोई फैट का पीस, कोई एयर बबल्स का पीस, कोई थ्रोम्बस का पीस अगर वो आके ब्रेन की आर्टरी को ब्लॉक कर देगा, क्लोज करेगा उसमें, तो सेम कंडीशन, आगे की ब्लड सप्लाई हैम्पर, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एम्बोलिज्म। और इसकी वजह से भी हो सकता है स्ट्रोक। नाउ next one cause is ischemia. What is ischemia? If I define ischemia, then when there is supply of blood to a particular organ or cell is hampered,
then this condition is considered as ischemia. तो ये हमने बेसिकली रीजन देखे, इटियोलॉजी देखी, क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। इसमें आपका हेमरेज हो गया, इसमें आपका हाइपरटेंशन हो गया, एथिलोस्क्लेरोसिस हो गया, इस्चेमिया हो गया और आपका एम्बोलाई हो गया। अब हम ग्रॉसली अगर क्लासिफाई करते हैं स्ट्रोक को, तो बेसिकली दो तरह का स्ट्रोक होता है। एक होता है आपका इस्चेमिक स्ट्रोक और एक होता है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है? जब ब्रेन को सप्लाई करने वाली वेसल्स उनमें कोई रुकावट आ जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एम्बोलाई या कोई थ्रोम्बस, वो जाके उसमें फंस गया, उसकी वजह से आर्टरी आगे के टिश्यूज को सप्लाई नहीं कर पाएगी, सप्लाई हैम्पर होगी, तो इसकी वजह से स्ट्रोक होता है। और अगर हम इसका रेट देखें तो जितने भी टोटल स्ट्रोक के केसेस होते हैं उसमें जो 68% केसेस होते हैं वो इस्चेमिक स्ट्रोक की वजह से होते हैं। दूसरी कंडीशन होती है आपकी हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है? ब्लड को सप्लाई करने वाली पर्टिकुलर आर्टरी वो बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो वहीं पे एक्युमुलेट होने लगता है, और जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो आगे की जो टिश्यू सप्लाई होती है वो हैम्पर होती है। इसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। अगर हम इसका रेट देखें तो 32% केसेस ऐसे होते हैं टोटल स्ट्रोक के जो हेमरेजिक स्ट्रोक की वजह से होते हैं। ठीक है ना? अब अगर हम देखते हैं स्ट्रोक का सीवियरिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन, कितना सीवियर स्ट्रोक है उसके बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो स्ट्रोक 4 टाइप्स का होता है, 4 तरह का स्ट्रोक होता है। TIA फर्स्ट टाइप, सेकंड इज माइनर स्ट्रोक, थर्ड वन इज मेजर स्ट्रोक एंड देन डिटेरियोरेटिंग स्ट्रोक। So now I would like to define all these 4 types one by one. सबसे पहले TIA क्या होता है तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, दिस इज ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। We can say that the stroke for less than 24 hours can be considered as TIA, यानी कि अगर स्ट्रोक 24 घंटे से कम समय के लिए हो रहा है तो हम उसको TIA में कंसीडर करते हैं। Now if we talk about minor stroke, माइनर स्ट्रोक क्या होता है तो इस स्ट्रोक में रिहैबिलिटेशन अच्छा होता है लेकिन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं होता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेजर स्ट्रोक तो इसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ज्यादा होता है और इसका रिहैबिलिटेशन भी पुअर होता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डिटेरियोरेटिंग तो ये ऐसा स्ट्रोक होता है जिसमें डिटेरियोरेशन, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का डिटेरियोरेशन ज्यादा होता है एंड पेशेंट शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड इन दिस केस। इस केस में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, सीरियस कंडीशन होती है। ओके, नाउ देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक के 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक ग्रॉस क्लासिफिकेशन जिसके बेस पे आप कह सकते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, आप सीवियरिटी के बेस पे कह सकते हैं TIA है, माइनर है, मेजर है या डिटेरियोरेटिंग है। एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ आर्टेरियल इन्वॉल्वमेंट। जैसा कि आपको पता है सर्कल ऑफ विलस, व्हाट इज सर्कल ऑफ विलस? दिस इज द एनास्मोसिस ऑफ आर्टरीज, आर्टरी सप्लाइंग द ब्रेन। मतलब हमारे ब्रेन को सप्लाई करने वाले आर्टरीज का कुछ ग्रुप होता है जो ब्रेन को सप्लाई करता है, उसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलस। तो पर्टिकुलर आर्टरी में कोई भी इंजरी हो जाने से या पर्टिकुलर आर्टरी के बर्स्ट हो जाने से अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि आर्टरी अलग अलग पार्ट को सप्लाई करती है।
तो जिस आर्टरी में प्रॉब्लम होती है, ब्रेन का वही वाला पार्ट अफेक्टेड होता है और उसके सिम्टम्स आते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर्टीरियल बेस पर भी स्ट्रोक का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। So, if I classify stroke on the basis of arterial involvement, so basically there is 4 type of stroke. What is this? These are anterior cerebral artery syndrome, middle cerebral artery syndrome, posterior cerebral artery syndrome, and basilar artery syndrome. So now let us see all of these one by one. आइए हम एक एक करके ये सारी आर्टरीज के सिंड्रोम देखते हैं। एक्चुअली इनमें क्या होता है, अगर हम एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमको। कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस पहला। दूसरा आपको देखने को मिल सकता है इसमें लोअर लिम्ब ज्यादा इफेक्टेड होता है एज कंपेयर टू अपर लिम्ब। इन द सेम वे प्रॉक्सिमल मसल्स आर मोर इफेक्टेड एज कंपेयर टू डिस्टल। तो अगर हम एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसमें प्रॉक्सिमल मसल्स ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, ज्यादा इफेक्टेड होती हैं। इसी तरह से लोअर लिम्ब ज्यादा इन्वॉल्व होता है एज कंपेयर टू अपर लिम्ब, और इसमें कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस देखने को मिलता है। अब आपके माइंड में 2 टर्म आ रहे होंगे, पहला ये कॉन्ट्रालेटरल क्या है और दूसरा हेमीपेरेसिस क्या है। तो कॉन्ट्रा ऐसे दे सकते हैं, स्ट्रोक इज बेसिकली ड्यू टू अ लीजन अफेक्टिंग द अपोजिट साइड ऑफ सेरिब्रम। मतलब ये हमेशा अपोजिट साइड को अफेक्ट करता है। अगर आपका लीजन लेफ्ट साइड में हुआ है तो स्ट्रोक आपको राइट साइड का होगा, अगर आपको लीजन राइट साइड में हुआ है तो स्ट्रोक आपको लेफ्ट साइड का होगा। तो कॉन्ट्रालेटरल मीन्स अपोजिट साइड, हेमीपेरेसिस मीन्स द पैरालिसिस ऑफ हाफ साइड, वीकनेस ऑफ हाफ साइड, मतलब उसको आधा शरीर में वीकनेस होगा, पेरेसिस। एंड कॉन्ट्रा बोले तो अपोजिट, कॉन्ट्रा का मतलब अपोजिट साइड में। तो अगर हम एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हमें क्या क्या देखने को मिलता है। कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस देखने को मिलता है, जिसमें आपका दोनों तरह का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मोटर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है और सेंसरी भी। मोटर फंक्शंस भी बेकार हो सकते हैं और सेंसरी भी। ओके, अब हम बात करते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम की। तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम में क्या होता है, ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम का उल्टा होता है। उसमें लोअर लिम्ब ज्यादा इफेक्टेड था, इसमें अपर लिम्ब ज्यादा इफेक्टेड होगा। उसमें प्रॉक्सिमल मसल्स ज्यादा इन्वॉल्व थी, इसमें डिस्टल ज्यादा इन्वॉल्व होंगी, अपोजिट होता है। और कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस दोनों में देखने को मिलेगा, उसमें भी और इसमें भी। अब इसमें भी सेम है, मोटर इम्पेयरमेंट भी हो सकता है और सेंसरी भी, मोटर इम्पेयरमेंट भी हो सकता है और सेंसरी भी। नाउ थर्ड वन इज पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें आपको विजुअल एग्नोसिया देखने को मिल सकता है। व्हाट इज दिस एग्नोसिया? एग्नोसिया इज द टर्म विच इज यूज्ड व्हेन पेशेंट इज इनेबल टू आइडेंटिफाई अ प्रीवियसली आइडेंटिफाइड थिंग। मतलब इसमें पेशेंट चीज को देख तो सकता है लेकिन उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता जिसे वो पहले से जानता है। तो इसमें विजुअल एग्नोसिया देखने को मिल सकता है। एप्रेक्सिया देखने को मिल सकता है। व्हाट इज दिस एप्रेक्सिया? एप्रेक्सिया इज इनेबल टू परफॉर्म अ रूटीन मूवमेंट। एप्रेक्सिया देखने को मिल सकता है। और क्या मिल सकता है उसको? मेमोरी डेफिसिट देखने को मिल सकता है। और क्या मिल सकता है उसको? इसमें भी उसको हेमीपेरेसिस मिल सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम में मिल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज वेसिलर आर्टरी सिंड्रोम। वेसिलर आर्टरी सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है सर्कल ऑफ विलस में वेसिलर आर्टरी होती है जो 2 वर्टिब्रल आर्टरी से मिलके बनती है। ये हमारे पोन्स, मिडिल ईयर, इनर ईयर,
को सप्लाई करती है और सेरिबेलम को, ये हमारे पोन्स, इनर ईयर एंड सेरिबेलम को सप्लाई करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हमारा बेसिलर आर्टरी पूरा प्रॉब्लम करती है, उसमें पूरा इंजरी होता है, तो उसकी वजह से क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है एंड कंडीशन में भी फेटल ऑल्सो। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसको लॉक्ड इन सिंड्रोम कहा जाता है। बेसिलर आर्टरी सिंड्रोम का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसको लॉक्ड इन सिंड्रोम कहते हैं। वास्तव में ये लॉक्ड इन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें यूजुअली पेशेंट कॉन्शियस रहता है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं कर पाता, आंखों से देख सकता है, सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, कुछ एक्शन नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन को हम स्यूडोकोमा भी कह सकते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसको हम लॉक्ड इन सिंड्रोम कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा on the basis of involvement of artery, there are basically 4 types of stroke: anterior cerebral artery stroke, middle cerebral artery stroke, posterior cerebral artery stroke and basilar artery syndrome। तो इस तरह से 4 तरह का हो गया आपका स्ट्रोक। अब हम ये देखते हैं क्या इसका कोई मेडिकल अप्रोच भी है, क्या इसका कोई मैनेजमेंट है। तो यस, अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक की, तो आपको पता होना चाहिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक के मैनेजमेंट में जो टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपको पता हो 19 लाख सेल्स पर मिनट डाई हो जाती है स्ट्रोक में, इसी तरह से 14 × 10⁹ नर्व कनेक्शन पर मिनट लॉस हो जाते हैं। सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक, ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। तो इस कंडीशन में जितना जल्दी हो सकता है हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। चलिए, क्या अप्रोच है मेडिकल में? तो मेडिकल में हमारे पास 2 अप्रोच है। एक तो हम अगर एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ है तो उस कंडीशन में हम इंट्रावीनस थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं या फिर हम उसमें थ्रोम्बोलेक्टमी कर सकते हैं। सो बेसिकली 2 approaches are there in medical: intravenous thrombolysis और थ्रोम्बोलेक्टमी। ओके, अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इसका कोई भौतिक चिकित्सा भी होता है? बिल्कुल होता है, इसका फिजियोथेरेपी चिकित्सा भी होता है। चलिए, मैं आपको फिजियोथेरेपी चिकित्सा बताने से पहले आपको ये बता देती हूँ कि क्या इसके कोई वार्निंग साइंस होते हैं। क्या कुछ ऐसी कंडीशन है जो हम पहले से ही पता कर सके कि इसको स्ट्रोक होने वाला है और क्या हम उसमें कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं? तो हाँ, इसके कुछ वार्निंग साइंस हैं जिनसे हम जल्दी से जल्दी पेशेंट को ये पता कर सकते हैं कि ही मे बी अ विक्टिम ऑफ स्ट्रोक, तो हम उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट दिला सकते हैं। तो आइए पहले हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। स्ट्रोक के केस में अगर आपको अचानक से नमनेस, वीकनेस फील होती है, स्पेशली फॉर हाफ साइड ऑफ फेस, अपर लिम और लोअर लिम, आधा शरीर में अगर आपको अचानक से सुनपन, कमजोरी फील होती है, तो ये स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारी का एक वार्निंग साइन हो सकता है। स्पॉन्टेनियसली डिफिकल्टी इन स्पीच, अचानक से आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। स्पॉन्टेनियसली डिफिकल्टी इन विजन, स्पॉन्टेनियसली नोजिया, हेडेक, बैलेंस, एबनॉर्मल बैलेंस। तो दीज ऑल आर द वार्निंग साइंस ऑफ स्ट्रोक। अगर आपको ये साइंस देखने को मिल रहे हैं, you should call as soon as possible to ambulance।
अगर आपको ये सारे साइन देखने को मिल रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। इफ पेशेंट गेट द ट्रीटमेंट विद इन 3 आवर्स ऑफ दिस सिम्टम देन स्ट्रोक में रिकवर। अगर उसको 3 घंटे से पहले ये मेडिकल अप्रोच मिल गया तो उसका स्ट्रोक रिवर्स हो सकता है और वो बच जाएगा पेशेंट। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। वार्निंग साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ स्ट्रोक, क्योंकि हमने देखा पर मिनट कितना सेल डैमेज हो रहा है। एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्रिवेंटिव मेजर। तो दीज वर द वार्निंग साइंस। अब हम बात करते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। क्या कोई ऐसे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक उन लोगों को ज्यादा हो सकता है? तो यस, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हाइपरटेंशन, उसको कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिजीज, डायबिटीज का पेशेंट हो सकता है प्रोन टू स्ट्रोक। ओके, इसी तरह से अगर उसका हाई एलडीएल लेवल है, लो एचडीएल लेवल है, that again may cause stroke. So these are basically the risk factor of stroke. तो आइए अब हम देखते हैं इसके भौतिक चिकित्सा की ओर, फिजियोथेरेपी की ओर। इसमें प्रश्न यह होता है कि फिजियोथेरेपी क्या कर सकती है और फिजियोथेरेपी का कैसे रोल है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहाँ रोल है? फिजियोथेरेपी में बी बेनिफिशियल फॉर रिहैबिलिटेशन आफ्टर स्ट्रोक। अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है और जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसकी प्रॉपर रिकवरी भी हो सकती है बशर्ते अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। तो फिजियोथेरेपी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर अ स्ट्रोक। स्ट्रोक के बाद रिकवरी करने में, रिहैबिलिटेशन करने में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। बेसिकली प्रोटोकॉल ये है, अगर 45 मिनट्स की फिजियोथेरेपी उसको कम से कम 1 सप्ते में 5 बार दिलाई जाए तो ये बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके रिकवरी स्टेजेस के बारे में। बेसिकली इसके रिकवरी स्टेजेस क्या होते हैं। तो अगर हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका रिकवरी 6 मंथ में होता है। तो इसके कुछ स्टेजेस होते हैं जो बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड हैं। नंबर 1 फ्लैसिडिटी, नंबर 2 डिक्रीज स्पास्टिसिटी या स्लाइट स्पास्टिसिटी, नंबर 3 इंक्रीज स्पास्टिसिटी, नेक्स्ट डिक्रीज स्पास्टिसिटी, नेक्स्ट सिनर्जिक मूवमेंट, नेक्स्ट लॉस ऑफ स्पास्टिसिटी एंड नेक्स्ट टोटल नॉर्मल मूवमेंट। तो ये 6 स्टेप होते हैं, 6 स्टेजेस हमें देखने को मिलेंगी रिकवरी में, जब स्ट्रोक का पेशेंट रिकवर करेगा। तो फिजियोथेरेपी बेसिकली क्या करती है, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो आपको 6 मंथ लग रहे हैं ये रिकवरी करने में, फ्लैसिडिटी से स्पास्टिसिटी आएगी, फिर स्पास्टिसिटी से सिनर्जिक मूवमेंट आएंगे, सिनर्जिक मूवमेंट से नॉर्मल मूवमेंट आएगा। तो ये सारी चीजों के लिए फिजियोथेरेपी के पास बहुत सारी टेक्निक होती हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कैसे फिजियोथेरेपी उसको ठीक कर सकती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए फ्लैसिडिटी क्या होती है, स्पास्टिसिटी क्या होती है, सिनर्जिक मूवमेंट क्या होते हैं। तो फ्लैसिडिटी का मतलब व्हेन देयर इज डिक्रीज मसल टोन, जब मसल टोन कम हो जाती है एंड मसल इज लूज, एकदम ढीली हो जाती है, मसल वीक हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम फ्लैसिडिटी कहते हैं। स्पास्टिसिटी क्या होती है, व्हेन देयर इज इंक्रीज मसल टोन, जब मसल टोन इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को हम स्पास्टिसिटी कहते हैं। सिनर्जिक मूवमेंट क्या होते हैं,
जब पेशेंट एक मूवमेंट करने के साथ में अननेसेसरी एक्स्ट्रा मूवमेंट करता है। अभी उसको आप शोल्डर फ्लेक्शन करने को बोलोगे तो अननेसेसरी एबडक्शन भी करेगा। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा मूवमेंट डेवलप होते हैं उनको हम सिनर्जी कहते हैं। फिजियोथेरेपी में बहुत सारे अप्रोच होते हैं जिनके थ्रू हम स्ट्रोक के पेशेंट की रिकवरी बेहतर तरह से कर सकते हैं। क्या क्या ये अप्रोच है? हमारे पास रूड अप्रोच है, हमारे पास बोबाद अप्रोच है, हमारे पास बहुत सारे अप्रोच हैं। तो आइए P2 अप्रोच भी होता है एक। तो रूड अप्रोच में क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट फ्लैसिडिटी है, उसका पावर 0 है, आप उसको हाथ उठाने को बोलोगे उसका हाथ उठेगा ही नहीं क्योंकि उसका ग्रेड 0 है। तो फिजियोथेरेपी के पास बहुत सारी टेक्निक होती है। उसके पास क्रायोथेरेपी है, आइस के थ्रू हम उसको स्ट्रोकिंग देते हैं और उसकी फ्लैसिडिटी की स्ट्रेस को रिकवर कर सकते हैं। हम उसको स्ट्रेचिंग दे सकते हैं। तो ये सारे अप्रोच होते हैं फिजियोथेरेपी में जिसके थ्रू हम फ्लैसिडिटी को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी में क्या होता है, मसल टोन बहुत हाई हो जाती है। आप कभी स्ट्रोक के पेशेंट को देखिएगा, अगर उसका नी फ्लेक्शन है तो उसका नी फ्लेक्शन ही रहेगा। वो इतना ज्यादा हाई टोन हो जाता है कि वो पैर को सीधा नहीं कर पाता और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो एकदम पैर को फोल्ड किए रहता है और फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है एंड दिस कंडीशन इज वेरी सीरियस, बहुत सीरियस कंडीशन बन जाती है। तो फिजियोथेरेपी के पास अप्रोच है, वो पहले ही उस स्पास्टिसिटी को ठीक कर सकता है। लेकिन कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि ये टाइटनेस क्यों आ रही है, क्या इसे ठीक भी किया जा सकता है। तो वो होता ये है, उसको ठीक किया नहीं जाता है, कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होता है, फिर पेशेंट इतना परेशान हो जाता है कि फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिजियोथेरेपी के पास क्या अप्रोच होती है, उसमें भी वो क्रायोथेरेपी दे सकता है, क्रायोपैक के फॉर्म में दे सकता है, स्लाइट स्ट्रेचिंग दे सकता है, और भी बहुत सारे अप्रोच होते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं स्पास्टिसिटी को रिलीज कम करने के लिए। नेक्स्ट सिनर्जी, जो सिनर्जी मूवमेंट हो रहे हैं, एक्स्ट्रा अननेसेसरी इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट हो रहे हैं, उनको हम PNF टेक्निक के थ्रू ठीक कर सकते हैं। व्हाट इज दिस PNF टेक्निक? दिस इज प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ये टेक्निक होती है जिसे हम यूज कर सकते हैं उसके सिनर्जी को ब्रेक करने के लिए। इसी तरह से जो स्ट्रोक का पेशेंट होता है उसको बैलेंसिंग का प्रॉब्लम होता है, कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता है, तो हम उसके बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए उसको बैलेंसिंग एक्सरसाइज दे सकते हैं, उसको हम फ्रैंकल एक्सरसाइज दे सकते हैं, उसको हम इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज दे सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरह से जो स्ट्रोक का पेशेंट होता है, अगर वो ज्यादा सीवियर है, लॉन्ग टाइम तक बेड पे रहता है, तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर कोई लॉन्ग टाइम तक बेड पे रहेगा तो उसकी मसल पावर भी कम हो जाएगी। तो उस मसल पावर को देन अगेन रिकवर करने के लिए हम उसको फर्दर ट्रेन करते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती है जिससे हम उसके मसल पावर को रिगेन कर सकते हैं। इसी तरह से जब पेशेंट लॉन्ग टाइम तक बेड पे रहता है तो उसके चेस्ट में कई सारे एक्युमुलेशन सीक्रेशंस एक्युमुलेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर पेशेंट को चेस्ट PT की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है स्ट्रोक के कंडीशन में, और स्ट्रोक को ठीक किया जा सकता है, ये केवल एक भ्रांति है अगर हम उसके रिस्क फैक्टर को पहले से पहले जान लें और हम वो सारे रिस्क फैक्टर से दूर रहें। अगर हम उसका सही टाइम पे वार्निंग साइंस को पहचान लें, अगर हमें ये पता चल जाए कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, तो स्ट्रोक को ठीक भी किया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा।
और स्ट्रोक के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं, अभी तक आप ये सोच रहे थे कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, अगर ट्रीटमेंट है तो इतनी डेथ क्यों होती है, ये सब, तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये जो सेशन है वो आपकी इस भ्रांति को दूर करने में कारगर रहा होगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे इस सेशन को लाइक करें और हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल rgcsk.edu को सब्सक्राइब करिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।